हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि आपके जीवों का जो वर्गीकरण वाला चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2 आज करने वाले हैं। और दोस्तों कल वाले वीडियो मैंने देखा था, जो पार्ट 1 मैंने डाला था उस पर आप सभी के कॉमेंट से कि सर बोर्ड पे ही पढ़ाइए। सो गाइस देखिए, बोर्ड पे पढ़ाने का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसमें ज्यादा समझने की चीजें नहीं है और डायग्राम भी आपको होता है, डायग्राम मुझे दिखाने होते हैं, इसलिए मैंने पीडीएफ के रूप में कंटेंट को रेडी किया है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन पे शाम तक डाल दूंगा, तो आप ये दोनों जो पार्ट्स हैं इनको एक बार देख लीजिएगा पूरा, और जो पीडीएफ है उससे ऐसा कैसा कंटेंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि आपको कुछ भी ऐड नहीं करना। जो पीडीएफ मैंने रेडी कर रखी है या तो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये पूरा मैंने कंटेंट रेडी किया है सिर्फ आपके लिए, तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब बात करते हैं दोस्तों एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत के बारे में। तो देखिए इनकी विशेषता देख लेते हैं कि जो जंतु जगत है, एनिमेलिया ग्रुप है, उनकी क्या विशेषता है। तो देखिए ये सारे के सारे यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है, इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो संगठित रूप में पाए जाते हैं, है ना, और इनके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। ये आपके बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब कोशिका एक से ज्यादा होती है। ये विषम पोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और इनके अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमने आपको जब कोशिका पढ़ाई थी तब आपको बताया था कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होती है, वो केवल पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। अब इन्हें गाइस जो आपके एनिमेलिया ग्रुप है इनको कोर्डेटा, है ना, यानी कि आपका जो नॉन कोर्डेट है ना, यानी कि इसका मतलब है रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड भी इसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इसके आधार पर दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक होते हैं नॉन कोर्डेटा अकशेरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, एक होते हैं कोर्डेटा कशेरुकी प्राणी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो पहले हम पढ़ते हैं अपृष्ठवंशी जिनको बोलते हैं नॉन कोर्डेटा यानी कि अकशेरुकी, यानी कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। देखिए तो पहली बात, इस ग्रुप के जो जीव होते हैं उनमें कशेरुक दंड यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और इनका जो शरीर होता है ना, शारीरिक संरचना एवं विविधीकरण के आधार पर इन्हें अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। इनके अंदर पूंछ जो होती है वो आपके नहीं पाई जाती है। और ध्यान रखना, इनका जो हर्ट होता है वो पीछे की ओर पृष्ठीय भाग में स्थित होता है, सरफेस जो एरिया होता है ना पीछे की ओर, वहां पर आपके पाया जाता है। अब यहां पर पढ़ते हैं कि आपका जो नॉन कोर्डेटा है इनको कौन कौन से ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं आपके पोरीफेरा ग्रुप की। तो देखिए पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रधारी जीव, यानी कि जिनके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि जो पोरीफेरा जो ग्रुप होता है उसके जो भी सदस्य होते हैं, जो भी जीव इसके अंदर रखे गए हैं, उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और ध्यान रखना इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और ये जो छिद्र होते हैं वो काम क्या आते हैं, इनके शरीर में जल यानी कि वाटर, ऑक्सीजन और जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, उनके ट्रांसफर के लिए छोटे छोटे जो आपके जो छिद्र होते हैं वो आपके काम आते हैं। ये जो जीव होते हैं वो आपके अचल होते हैं, मतलब गति नहीं कर सकते, और किसी न किसी बेस से, किसी न किसी आधार से आपके चिपके हुए होते हैं। आगे बात करते हैं, इनका जो शरीर होता है वो आपके कठोर आवरण का पाया जाता है, मतलब हार्ड आवरण का पाया जाता है। और इनका जो बाह्य कंकाल होता है, आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से जो कंकाल होता है, कंकाल तंत्र, वो बाहर की तरफ होता है, मतलब शरीर होता है ना मजबूत होता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि इनका जो कंकाल है, स्केलेटल सिस्टम है, वो बाहर की ओर हो, है ना। आगे बात करते हैं, इनका जो शरीर होता है ना वो कोशिकीय स्तर का ही होता है, मतलब इनमें कोशिकाएं ही पाई जाती है। आप बोल सकते हो भाई इनमें सिर्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उत्तक अंग नहीं पाए जाते हैं, आप मान सकते हैं। इन्हें हम स्पंज के नाम से भी जानते हैं। ये जो ग्रुप है इसके सदस्यों को सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, साइकोन, स्पॉन्जिला और यूलेक्टा, ठीक है, यूलेक्टला। एग्जाम्पल देखिए, आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए जो पहला है ये आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये आपके देख छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये सारे के सारे पोरीफेरा ग्रुप के हैं। इनकी सतह पर क्या होता है गाइस, स्मॉल छोटे छोटे होल यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं सिलेंट्रेटा ग्रुप के बारे में, और सिलेंट्रेटा ग्रुप को हम बोलते हैं गाइस निडेरिया, ध्यान रखना। तो देखिए पहली बात करते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो ये सारे के सारे जलीय जीव होते हैं, मतलब वाटर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, इनका जो शरीर होता है वो आपके उत्तक स्तर का पाया जाता है, मतलब इनके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं। कोशिका से जो ग्रुप होते हैं, कोशिकाओं के ग्रुप, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो इनके अंदर आपके जो क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर आपके टिश्यू पाए जाते हैं।
आगे बात करते हैं, इनका जो शरीर जो होता है वो आपके परतों से मिलकर बना होता है। दो परत, दो लेयर होती हैं, डबल लेयर का होता है। एक होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य परत, और इनको हम निडोरिया ग्रुप भी बोलते हैं। निडेरिया आपको मैंने पहले ही बता दिया है। आगे बात करते हैं, इनके शरीर में एक देह गुहा पाई जाती है, और ध्यान रखना इनका शरीर द्विकोरक, द्विकोरक का मतलब क्या होता है, डबल लेयर का होना, है ना। और अरीय सम्मित होता है। अरीय सम्मित का मतलब क्या होता है, अगर दो भागों में आप बांट दोगे ना इनके शरीर को, तो वो आपको बराबर बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप यहां से इसको ब्रेक कर दोगे तो इधर का शरीर भी ऐसा रहेगा, इधर का शरीर भी मतलब समान दिखेगा, उसको बोलते हैं अरीय सम्मित होना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सिलेंडरेटर ग्रुप का एक सदस्य जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा, तो हाइड्रा के अंदर आपके श्वसन अंग और रक्त है वो नहीं पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सिलेंडरेटर ग्रुप का ऐसा कौन सा सदस्य है जिनके अंदर श्वसन अंग व ब्लड नहीं पाया जाता, तो ध्यान रखना है आपका हाइड्रा। और ध्यान रखना है हाइड्रा के अंदर जो आपका मतलब जो प्रजनन होता है वो आपका मुकुलन विधि के द्वारा होता है, बडिंग विधि के द्वारा होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और ध्यान रखना इसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो आपके विसरण, डिफिजन के माध्यम से होती है, विसरण के माध्यम से होती है। आगे बात करते हैं कि यहां पर कुछ इस ग्रुप के कुछ सदस्य होते हैं वो आपके प्रवाल भित्ति भी बनाते हैं, यानी कि कोरल रूप भी बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए हाइड्रा होती है वो इसका ग्रुप का एग्जाम्पल है। जेलीफिश और समुद्री जो एनिमल होते हैं वो गाइज इसी के अंदर आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में दिख रहे हैं, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका समुद्री एनिमोन है ये वाला, और ये आपका है जेलीफिश। ठीक है, ये आपके वाटर के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा ग्रुप जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या नाम है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। आप देखिए गाइस इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो ग्रुप के जो भी सदस्य हैं ये अब बेस यानी कि नीचे की ओर से क्या होते हैं, चपटे होते हैं, प्रकार से चपटे टाइप के। तो ध्यान रखना इन्हें हम चपटे क्रमी भी कहते हैं, एग्जाम में आता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सा चपटा क्रमी है और निम्न में से कौन सा चपटा क्रमी नहीं है। तो ध्यान रखना प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं, इन्हें हम चपटे क्रमी के नाम से ही जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये जो होते हैं ये आपके मनुष्य या फिर अन्य जो प्राणी होते हैं उनमें परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, है ना। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे के शरीर से चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे के शरीर पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परजीवी। आगे बात करते हैं कि इनका जो शरीर होता है ना वो आपके अंग स्तर यानी कि इनके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इनका शरीर त्रिकोरीय होता है। यानी त्रिकोरीय का मतलब क्या है, तीन लेयर इनकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। आगे बात करें कि ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब क्या होता है, अगर आप इनको बीच में से ब्रेक कर दोगे, दो सरल भागों में बांट दोगे तो इनका आकार क्या होगा, बराबर रहेगा दोनों तरफ से। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो यहाँ पर देखिए प्लेनेरिया, फीताक्रमी और लीवर फ्लूक, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनके अंदर कोई वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। देखिए जो पहला है आपका होता है फीताक्रमी और दूसरा जो है आपका है लीवर फ्लूक, ये आपको ध्यान रखना है। फीताक्रमी और लीवर फ्लूक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर एसके हेल्मिन्थिस। तो गाइज अब के इसके बारे में पढ़ते हैं एसके हेल्मिन्थिस, और एसके हेल्मिन्थिस को हम बोलते हैं गोल क्रमी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो आपके ग्रुप के जो भी सदस्य होते हैं इनका शरीर क्या होता है, बेलनाकार सिलेंड्रिक टाइप का होता है, सिलेंड्रिक टाइप का। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोल क्रमी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अधिकांश क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब अपने जीवन के निर्वहन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मुक्त जीवी होते हैं, मतलब फ्री घूम सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में बात करें तो देखिए आपका एस्केरिसिस, इसके अलावा आपका वेचेरिसिस, इसके अलावा फाइलेरिया क्रमी और आपका पिनक्रमी, ये सारे के सारे गाइज आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये है आपका एस्केरिसिस जिसको आप केंचुआ के नाम से भी जाने जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका एल्मेंथिस ग्रुप का होता है केंचुआ। ये आपका नर मादा दोनों के रूप में पाया जाता है ना, दोनों सेम ही होते हैं। ये आपके चेंज कर सकता है अपने जेंडर को। आगे बात करते हैं जिसका नाम है एनीलिडा। तो एनीलिडा जो होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो एनीलिडा जो होते हैं, ओके गाइस सॉरी यहाँ पर केंचुआ नहीं होता, ये आपका अलग जीव होता है जिसको हम बोलते हैं एस्केरिस। ध्यान रखना ये केंचुआ नहीं होता, केंचुआ अलग होता है। अर्थवॉर्म इसका ग्रुप नहीं है, थोड़ा गलती हो गया है, ध्यान रखना। ये केंचुए की तरह ही दिखते हैं लेकिन ये केंचुआ नहीं होता है, इनको बोलते हैं एस्केरिस, ये अलग जीव होता है। ओके, अब बात करते हैं एनीलिडा, क्योंकि आपका केंचुआ होता है वो आपके एनीलिडा ग्रुप के अंदर आता है।
तो चलिए अब बात करते हैं एनिलिडा यानी कि आपके एनिलिडा ग्रुप के बारे में। तो देखिए इस प्रकार के जो जीव होते हैं एनिलिडा के, वो आपके जलीय जीव भी होते हैं और स्थलीय जीव भी होते हैं, मतलब जल के अंदर भी पाए जाएंगे और आपके जमीन के अंदर भी पाए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इनके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और इनका शरीर स्पष्ट खंडों में बांटा गया है। जैसे अगर आपने केंचुए को देखा होगा ना, तो केंचुए को अगर आपने देखा होगा तो केंचुए का आपने देखा होगा इस वहाँ का जो शरीर, मान लीजिए केंचुआ इस प्रकार से है तो उसका शरीर में से बीच में आपने गांठ सी देखी होगी, मतलब उनका जो शरीर होता है वो आपके खंडों में है ना, ब्लॉक्स के अंदर आपके बटा हुआ होता है, डिवाइड होता है। आगे बात करते हैं कि ये आपके लवणीय और अलवणीय यानी कि साल्ट और आपका जो नॉन साल्ट वाटर है दोनों के अंदर आपके पाए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं इनके अंदर संवहन भी होता है, पाचन भी होता है यानी कि आपका डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन भी होता है और तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि केंचुआ जो होता है, अर्थवर्म जो होता है ना, उसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। इनके अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। तो केंचुआ के अंदर जो उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो आपके नेफ्रीडिया की मदद से होता है। और इसमें ध्यान रखना 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, यानी कि जो कक्ष होते हैं ना हृदय के अंदर, है ना, जो आपके कक्ष होते हैं, जो आपके ब्लॉक होते हैं हृदय के अंदर, वो कितने होते हैं? 4 जोड़ी। 4 जोड़ी का मतलब 8 कक्षाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में बात करें तो केंचुआ, आपके नेरिस और आपकी जोंक होती है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेरिस जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है ना, और ये जो नीचे है आपकी जोंक कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं, ये जो ग्रुप आपके होते हैं एनिलिडा ग्रुप के सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? एक पहला प्रश्न तो यहां पर यही बनता है कि आपके जो जंतु जगत है ना, उसका सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? एनिमल का। तो ध्यान रखना एनिमलों का सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो आपका आर्थ्रोपोडा होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, इनका जो शरीर होता है वो खंड युक्त होता है, मतलब आपके ब्लॉक्स यानी कि आपके पार्ट्स में टूटा हुआ होता है। इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है कि भाई जो ब्लड जो होता है ना, इनके अंदर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, आपके शरीर में डायरेक्ट ही बहता है ना। नस जो होती है, नस जो आपकी होती है उनके अंदर नहीं बहता, वेसल्स के अंदर डायरेक्ट आपके जो शरीर होता है उसके अंदर ही बहता है। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इनकी जो देह गुहा होती है वो आपके ब्लड से भरी हुई होती है। इनका जो ब्लड होता है वो आपका रंगहीन होता है, यानी कि रंग नहीं होता है इनके ब्लड के अंदर। बात करते हैं आगे, इनका जो शरीर होता है वो आपके काइटिन के कंकाल तंत्र से ढका हुआ होता है। इनका शरीर होता है बाह्य रूप से क्या पाया जाता है? इनके ऊपर काइटिन का कंकाल तंत्र पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रिएशन के लिए ध्यान रखना क्या पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेल पिगी नलिकाएं। मेल पिगी आपके नलिकाएं पाई जाती हैं, एग्जाम पे पूछा जाएगा। आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है? मेल पिगी नलिकाएं। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी कीड़े जो हैं, सारे के सारे कीड़े जो हैं, कीट जो है, सारे के सारे जो कीट है ना गाइज, वो इस ग्रुप के अंदर रखे गए हैं, ध्यान रखना है। घरेलू जो मक्खी होती है ना, घरेलू मक्खी का मतलब जो हमारे घरों में मक्खी जो नॉर्मली उड़ती रहती है ना, वो इसके अंदर रखी गई है। झींगा जो है, झींगा भी इसके अंदर रखा गया है। तिल चट्टा इसके अंदर रखा गया है। तितली, बटरफ्लाइज, टिड्डा जो होता है, टिड्डे का आतंक आपने देखा ही होगा। बिच्छू जो होते हैं, सारे के सारे गाइज आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे जाते हैं। चलिए मैं आपको कुछ डायग्राम, कुछ चित्र यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए पहले जो घरेलू मक्खी होती है हमारे घरों में, जो मक्खी आपने देखी होगी, भाई मक्खी तो आपने देखी होगी ना, ये मक्खी जो होती है उड़ती रहती है इधर से उधर, इधर से उधर। दूसरा टिड्डा आपने देखा होगा, टिड्डाओं का कहर चल रहा है इस टाइम पे, ये टिड्डा है आपका, है ना। ये आपका केकड़ा जो है ना, केकड़ा ये होता है। और बिच्छू जो होता है ना, ये आपका ये होता है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब बात करते हैं आगे, जिसका नाम है मोलस्का। मोलस्का भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मोलस्क का जो ग्रुप होता है ना, वो आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप होता है जंतुओं का। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा था आजकल ना, उल्टे उल्टे प्रश्न पूछ जाते हैं। सबसे बड़ा नहीं पूछता, सबसे दूसरा पूछता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, मोलस्क का ग्रुप होता है जंतुओं का, है ना। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा होता है एनिमल का, दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप होता है। इनका जो शरीर होता है उसके अंदर अंग पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है
कुछ इनके जो कुछ सदस्य होते हैं उनके शरीर जो होता है उन पर कैल्शियम का कवच पाया जाता है। मोलस्का ग्रुप के कुछ सदस्य होते हैं जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम का क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। इनमें आपके खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और उत्सर्जन के लिए किडनी जैसी संरचना पाई जाती है। उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए किडनी जैसी संरचना पाई जाती है, यानी कि गुर्दे के समान संरचना पाई जाती है, लेकिन गुर्दा होता नहीं है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एक आपका है घोंगा, दूसरा है यहाँ पर शीप, तीसरा है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में ध्यान रखना है, ऑक्टोपस में 8 भुजाएं पाई जाती हैं और इसे शैतान मछली के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस तो आपने देखा होगा, ऑक्टोपस बहुत सारी फिल्मों में यहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखा देता हूँ इनके। तो देखिए, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं घोंगा, और घोंगा जो सीप जो होता है ना, सीप जो शंख जो सीप होते हैं गाइज, वो इन्हीं से बनाए जाते हैं समुद्र के अंदर। ये शरीर के अंदर ये क्या होते हैं, जब छोड़कर चले जाते हैं तो यहाँ पर ये शंख वगैरह जो होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, सीप से। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मोती भी बनते हैं अलग अलग जीव जो होते हैं उनसे। और ये आपका होता है ऑक्टोपस। ये आपने जरूर देखा होगा फिल्मों के अंदर, इनकी टांग आपने देखी, 8 टांग होती हैं, आपने जरूर देखा होगा फिल्मों के अंदर, स्पेशली आपके जो हॉलीवुड फिल्म होती है उनके अंदर। और जो सीप होता है, सीप आपने देखा होगा जिसके अंदर मोती बनता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं गाइस, वो आपके मोलस्का ग्रुप के अंदर आते हैं। आगे बात करते हैं जिसका नाम है इकाइनोडर्मिटा। तो इकाइनोडर्मिटा होता है इस ग्रुप के सदस्य जो होते हैं, इनके में भी क्या होता है, जो अंतःकंकाल जो होता है, इंटरनल जो आपका स्केटल सिस्टम होता है, वह आपके कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक कठोर पदार्थ होता है CaCO3, उसका पाया जाता है, CaCO3 का। आगे बात करते हैं इनके शरीर के ऊपर गाइज कांटे कांटे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, देखो इकाइनोडर्मिटा, का यहाँ से ले लो, टे यहाँ से ले लो, तो कांटा, यानी कि इनके शरीर के ऊपर कांटे कांटे पाए जाते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इकाइनोडर्मिटा जो होते हैं, इनके शरीर पर त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, उनमें कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम शूल युक्त शरीर भी कहते हैं। भाई शूल का मतलब क्या होता है, शूल का मतलब है कांटे, तो कांटे युक्त शरीर भी इनको कहा जाता है। ध्यान रखना, ये मुक्त जीवी समुद्री जीव होते हैं। ये लाइन जो है रेलवे ग्रुप डी में पूछी गई थी। ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको दिख रही है ना, तीसरी लाइन, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछी गई थी। आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा जीव मुक्त जीवी समुद्री जीवी होते हैं। मुक्त समुद्री जीवी होते हैं, यानी कि समुद्र में मुक्त रूप से पाए जा सकते हैं, मुक्त रूप से घूम सकते हैं। तो ध्यान रखना, इकाइनोडर्मिटा वाले। इनका जो शरीर होता है वो आपके अंग यानी कि ऑर्गन लेवल का होता है, ऑर्गन पाए जाते हैं। इनमें जो संवहन होता है वो आपके भोजन और श्वसन क्रिया होती है, उनके माध्यम से श्वसन आपके संवहन तंत्र पाए जाते हैं, और संवहन के तंत्र के माध्यम से ही जो भोजन होता है, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रिया इसके माध्यम से ही होती है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार फिश, तारा मछली, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा और आपका भंगूर तारा। ये गाइज सारे के सारे इकाइनोडर्मिटा के हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, इनके शरीर पर कांटे कांटे की संरचना आपको दिख रही होगी, कांटे कांटे से। तो देखिए, ये आपका है, इसको हम बोलते हैं आपका तारा मछली यानी कि स्टार फिश। ये जो आपका है समुद्री आर्चिन, है ना, कोरोना वायरस जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा आपको, है ना, आपको लग रहा होगा कोरोना वायरस जैसा ही, ऐसा ही है। और ये आपका समुद्री खीरा, तो इस प्रकार से आपकी होता है। इसके शरीर पर आपके क्या होते हैं गाइस, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। सो गाइस, ये थे आपके कशेरुकी के बारे में, आपके जो नॉन कोर्डेटा होते हैं अकशेरुकी ग्रुप, उसके बारे में आपके ये सारे के सारे आपके ग्रुप आते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पृष्ठवंशी यानी कि कोर्डेटा, जिनको बोलते हैं कशेरुकी प्राणी, इनके बारे में। तो देखिए, यहां पर देखिए, पहली बात तो इनकी विशेषता क्या होती है। तो ये जो जीव होते हैं, इनके अंदर वास्तविक मेरुदंड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो एक्चुअल में इनके अंदर पाई जाती है। और इनके अंदर अंतःकंकाल यानी कि इंटरनल आपके स्केटल सिस्टम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, यहाँ पर इनमें जो उत्तक होते हैं और जो अंग होते हैं, उनके बीच जटिल विभेदन पाया जाता है। मतलब एक दूसरे क्या पाए जाते हैं, ये एक दूसरे में कॉम्प्लेक्स रूप में पाए जाते हैं ना। आपके जो टिश्यू होते हैं और जो ऑर्गन होते हैं, वो आपके कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इनमें आपके पीछे की ओर एक
पूंछ नुमा संरचना यानी कि पूंछ यानी कि टेल आपके बनी होती है, आपको ध्यान रखना है। जो भी जीव होते हैं सब में एक पूंछ पाई जाती है। इनमें जो हार्ट जो होता है वो आपके उदरीय पृष्ठ की ओर पाया जाता है। उदरीय पृष्ठ का मतलब है कि जो पेट जिधर की तरफ होता है ना, उधर की तरफ ही आपका जो हार्ट होता है वो आपके व्यवस्थित होता है। इसके अलावा इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कोर्डेटा होते हैं, उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो कोर्डेटा होते हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो है जो आपका है मत्स्य, दूसरा जो आपका है, इनके बारे में पढ़ेंगे करके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें नोट करने की आवश्यकता है ना। तो सारी पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन एक बार आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा चीजों को, क्योंकि हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें लिखी गई हैं उनकी डेफिनेशन आपको नहीं आती हो, तो आप उन चीजों को समझ लीजिएगा और नोट्स इस पीडीएफ के माध्यम से सेम टू सेम ऐसे कैसे बना लेना। लेकिन एक बार आप पूरे वीडियो को कैसे भी फास्ट फॉरवर्डिंग करके या कैसे भी एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य यानी कि पीसेस ग्रुप के बारे में। तो देखिए मत्स्य का मतलब है मछली ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये कि इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो अलवणीय जल होते हैं, अलवणीय जल का मतलब जिनके अंदर लवण या साल्ट नहीं पाया जाता, उसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं, और ध्यान रखना कि स्केल की मदद से ज्यादातर जीव होते हैं वो अपनी श्वसन क्रिया करती हैं। स्केल, सल्क, इनको गलफड़े भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इस ग्रुप को सामान्यतः मछली ग्रुप भी कहते हैं, है ना, इनकी फिशरी ग्रुप भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि इनमें श्वसन के लिए गिल्स यानी कि आपके क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं, जो आपके क्या करता है, जल में घुलनशील जो आपकी ऑक्सीजन है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन है, उसका उपयोग करके रेस्पिरेशन की क्रिया करता है। यह आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर गिल्स क्लोम होते हैं, या इनको हम गलफड़े कहते हैं, ये आपके पाए जाते हैं, और इनकी सहायता से ये जो वाटर के अंदर आपकी ऑक्सीजन घुली होती है ना, वाटर के अंदर H2O होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से आपका जल बनता है। तो आपके जो जल के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, इसका इस्तेमाल करके ये गाइस अपनी जो रेस्पिरेशन है यानी कि श्वसन क्रिया है, इसको संपन्न करते हैं। आगे बात करते हैं, इनका जो हृदय होता है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि मछली में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, कितने चैम्बर होते हैं। तो ध्यान रखना, मछली के अंदर 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ये आपके असमतापी होते हैं, है ना। असमतापी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। सो गाइज, इनमें क्या होता है, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, आप किसी भी जगह जाएंगे, है ना, उनमें क्या होता है, आपका असमान रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस जिस वातावरण में, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में जाएंगे, इनका शरीर उस एनवायरनमेंट के अनुसार बदलता रहता है। इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। तो होता क्या है गाइज, मान लीजिए आपकी जो मछलियां हैं, अगर आपके गर्म जल के अंदर जाएंगी, इनका जो बॉडी है वो गर्म हो जाएगा, ठंडे जल के अंदर जाएंगे तो इनका क्या होता है, ठंडी हो जाती है। तो ध्यान रखना है, ऐसे जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं असमतापी, मतलब इनके शरीर का टेम्परेचर होता है वो आपके बदलता रहता है अलग अलग मौसम के अनुसार। तो और इसके अलावा ये सारे के सारे अंडे देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके अंडे देते हैं और अंडे के माध्यम से इनमें प्रजनन होता है। आगे बात करते हैं, इनका जो शरीर होता है वो आपके अस्थि और उपास्थि दोनों का इनका जो कंकाल होता है ना, इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो आपके अस्थि और उपास्थि दोनों से, इनकी बोन और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके शरीर पर धारा रेखियां होती हैं। धारा रेखा का मतलब क्या होता है, इनका शरीर होता है, धारा रेखा का मतलब है कि जो आपका पानी जो होता है, यानी आपका जो वाटर होता है, उसमें ये गति कर सकते हैं। इनका शरीर, इनका शेप इस प्रकार से होता है कि ये वाटर के अंदर इजीली यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं धारा रेखीय, है ना। धारा, नल व धारा तो आपने पढ़ा ही होगा ना, धारा व नाव आपने मैथ में चैप्टर पढ़ा ही होगा। इसके अलावा अगली बात करते हैं कि गति करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, इनके शरीर में जो गति होती है ना, ट्रेवल जो होता है, वो इनकी पूंछ पाई जाती है, मांसल यानी कि मसल पूंछ पाई जाती है, और यही पूंछ इनकी हेल्प करती है ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। एग्जांपल की बात करें गाइस, एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सी एक मछली नहीं है। तो ध्यान रखना है, शार्क होती है, वो एक मछली आती है, रोहू एक मछली होती है, कुत्ता मछली होती है, डॉग फिश जो होती है उसे मछली कहते हैं, आरा मछली होती है, विद्युत मछली होती है। इसके अलावा बहुत सारी गाइस आपको ध्यान रखना है, जैसे स्टार फिश, तारा मछली, वो एक मछली नहीं होती, है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि
ब्लू व्हेल ये आपकी मछलियां नहीं होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं तो ध्यान रखना ये ही मछली होती हैं। शार्क, रोहू, कुत्ता मछली यानी कि डॉग फिश, इसके अलावा विद्युत मछली, आरा मछली, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको इनके डायग्राम है यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, इनके चित्र आपको दिख रहे हैं। आगे बात करते हैं उभयचर यानी कि एम्फीबियन। एम्फीबियन इनको बोलते हैं, उभयचर इनको बोलते हैं। तो ये उभयचर क्या होते हैं? उभयचर का मतलब है कि जो दो स्थान पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? जो आपके वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं, जल के अंदर ही पाए जाते हैं, और जो स्थल यानी कि जो आपका जमीन है ना, आपका जो स्थल है, जमीन है, इस पर ही पाए जाते हैं। मतलब जमीन पर पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं, और वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को उभयचर कहा जाता है। अब अगली बात करते हैं कि इनकी जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उनके ऊपर शल्क पाए जाते हैं यानी कि स्केल नुमा संरचना पाई जाती है। अगली बात करते हैं इनकी सतह जो होती है, यानी कि जो बाहरी सतह होती है, उसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्मा का मतलब है एक प्रकार से चिकने चिकने ये आपके होते हैं, इनकी जो स्किन जो होती है वो चिकनी चिकनी होती है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं, ये भी असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब क्या होता है कि जिस मौसम में जाएंगे उनके शरीर का तापमान उसी के अनुसार ढल जाता है। ये भी आपके अंडे देते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इनका जो हार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एग्जाम में पूछ जाता है। उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, उनका जो हृदय होता है कितने कक्षीय होता है, कितने चैम्बर का होता है? ध्यान रखना, थ्री चैम्बर का होता है। इसमें दो आलिंद होते हैं, एक निलय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ जाता है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, ये भी आपके अंडे देते हैं, और ध्यान रखना इन्हें हम जल स्थल चर्बी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जल स्थल चर्बी इनको कहा जाता है। आगे बात करते हैं, आगे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है आपका जो मेंढक जो है टर टर करता रहता है ना, इसके अलावा सैलामेंडर और आपका जो टोड है, ये गाइस इसके एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। चलिए इनका भी मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। देखिए तो यहाँ पर देखिए, जो पहला है ये आप इसको बोलते हैं सैलामेंडर, है ना, और दूसरा आपका है मेंढक, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके क्या होते हैं? इस उभयचर होते हैं, मतलब दोनों जगह रह जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ भी इसी श्रेणी में आता है। वो भी आपके जमीन पर भी रह सकता है और आपके जल के अंदर भी रह सकता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, लेकिन मगरमच्छ को हम सरीसृप की श्रेणी में रखते हैं, आपको ध्यान रखना है, हालांकि वो दोनों के रूप में रह सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं सरीसृप यानी कि रेप्टाइल ग्रुप की। तो देखिए रेप्टाइल ग्रुप की बात करते हैं। रेप्टाइल का मतलब होता है कि रेंग कर चलना। क्या होता है? रेप्टाइल का मतलब होता है कि रेंग कर चलना। तो देखिए ये जो जीव होते हैं ये सारे रेंग कर चलते हैं, है ना, इसलिए इन्हें सरीसृप कहा जाता है, मतलब इनके रेप्टाइल कहा जाता है। इस वर्ग के ज्यादातर जीव होते हैं वो आपके जंतु स्तरीय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपके जंतु की तरह डेवलप होते हैं। आगे बात करते हैं कि इनका जो इनमें श्वसन जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो आपके फेफड़ों यानी कि आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उनकी मदद से होता है। और इनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके क्या होते हैं गाइज? असमतापी होते हैं। और इनका जो हार्ट होता है ना, हार्ट जो क्या होता है, हार्ट आपका 3 कक्षीय यानी कि 3 चैम्बर्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं गाइस, इनमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, लेकिन यहां पर जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ इन्हीं का ही सदस्य होता है, उसमें गाइस 4 चैम्बर होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 चैम्बर हमारे अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सरीसृप के अंदर 3 ही पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, वो क्या है गाइस? आपका सरीसृप यानी कि रेप्टाइल ग्रुप का है, लेकिन फिर भी इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो अपने अंडे जो होते हैं, एग्स होते हैं, वो जमीन पर ही देते हैं, और इनके जो अंडे होते हैं उनके ऊपर गाइज एक कवच पाया जाता है, कठोर कवच पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो देखिए आपको ऐसे कछुआ जो होता है वो इसके अंदर आते हैं, सांप जो होते हैं सांप इसके अंदर आते हैं। आपको लगता होगा भी कछुआ जो है वो वाटर के अंदर भी रहता है, जमीन के अंदर रहता है, उभयचर के अंदर आना चाहिए, लेकिन ये आपके सरीसृप के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपका कछुआ, सांप जो होता है, स्नेक, इसके अलावा मगरमच्छ, लिजार्ड यानी कि आपकी छिपकली, वृक्ष छिपकली, ये सारे सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब चलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा गाइस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सुप्त अवस्था में चल जाते हैं, मतलब कि जमीन के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। तो आपका जो मेंढक है, मेंढक जो होता है ना, आपका फ्रॉग जो होता है ना,
मेंढक जो होता है वो क्या करता है कि ज्यादा गर्मी जब पड़ने लग जाती है और ज्यादा सर्दी जब पड़ने लग जाती है तो वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। इस अवस्था को बोलते हैं सुसुप्त अवस्था, यानी कि सोने की अवस्था। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो गर्मियों के दिनों में सुसुप्त अवस्था में चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो शीतकालीन अवस्था में जमीन के अंदर जाता है सर्दी से बचने के लिए, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। एग्जाम में पूछा गया है गाइस, ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इनके मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। देखिए ये आपके स्नेक है, आप जानते हैं, ये आपके छिपकली आप बोल सकते हो, या इसको आप आपका जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो उसी श्रेणी का है। ये आपका कछुआ जो है, ये सारे आपके सरीसृप यानी कि रेप्टाइल वर्ग के अंदर आते हैं। आगे बात करते हैं चौथे ग्रुप की, जिसको हम बोलते हैं पक्षी वर्ग, एवीज इसके अंदर आते हैं। तो देखिए पहली बात, इस ग्रुप के अंदर सारे के सारे जो बर्ड हैं, सारे के सारे पक्षी हैं, उनको रखा गया है। आगे बात करते हैं, इनके शरीर में गाइस पंख पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पंख यानी कि विंग्स पाए जाते हैं और इनकी मदद से ये आपके उड़ते हैं, यानी कि हवा में फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका अपवाद है, वो ये है कि शुतुरमुर्ग जो है ना, शुतुरमुर्ग है ना, वो आपके पक्षी वर्ग का सदस्य है, लेकिन इसमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया एक ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, तो ध्यान रखना शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है। आगे बात करते हैं कि इस ग्रुप के जो सारे आपके जो जीव होते हैं वो आपके समतापी होते हैं। समतापी का मतलब क्या होता है? वो किसी भी मौसम में चले जाएंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये अपने शरीर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन करके रखते हैं। इनको हम गाइस वार्म ब्लडेड बोलते हैं, मतलब खुद का तापमान खुद ही कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब जैसे हमारा शरीर है, आपको पता होगा हमारा शरीर 37 डिग्री अप्रोक्स होता है, तो ये मेंटेन करके रखता है। आप पानी के अंदर चल जाओगे ठंड के अंदर, गर्मी में, सर्दी में, तब भी आपका शरीर ऑटोमेटिक मेंटेन रहता है ना। तो ऐसे जीवों को बोलते हैं समतापी जीव। तो ये इसके रूप के अंदर सारे सारे समतापी जीव आते हैं। आगे बात करते हैं कि ये सारे सारे अंडे देते हैं, एग देते हैं, ध्यान रखना है। और जो गाइस जो आपके ऐसे जीव जो अंडे देते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अंडज। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो आपके डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। ये भी आपको ध्यान रखना है, जरायुज, ठीक है, जरायुज इनको बोलते हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए इनका जो हार्ट होता है ना गाइस, वो आपके 4 चैम्बर होता है, मतलब 4 कक्षीय हृदय इनके अंदर पाया जाता है। आगे बात करें तो इनका जो कंकाल जो होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, वो खोखली अस्थियों का बना होता है। और गाइस जो खोखली अस्थि, खोखली हड्डियों, खोखली बोन का बना होता है, इस कारण से इनका जो शरीर जो होता है ना, उनका वजन कम होता है। और शरीर का वजन कम होने के कारण गाइस ये आसानी से उड़ पाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए इनके शरीर में आगे के 2 पैर जो पाए जाते हैं ना, वो आपके पंख के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे इनके 4 मान जाता है कि भाई 4 इनके क्या होते हैं, इनके 4 पैर होते हैं, लेकिन आगे के 2 पैर होते हैं वो आपके पंख के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे ध्यान रखना है कि इनके अंदर श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो आपके फेफड़ों के माध्यम से होता है, लंग्स के माध्यम से होता है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें, तोता यानी कि आपका तोता है ना, पैरट है, पिकॉक है, मोर है, शुतुरमुर्ग है, कौवा, क्राउ है, और आपका पीगन यानी कि कबूतर, ये सारे सारे आपके पक्षी रूप के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपके पक्षियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है ना, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा, यानी कि जिनका शरीर सबसे बड़ा है। पक्षी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, जीव की बात नहीं कर रहे हैं। पक्षी की बात करें तो पक्षी आपके होता है शुतुरमुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, ऐसा सबसे बड़ा जलीय जीव जो उड़ नहीं सकता, तो ध्यान रखना है ऐसा जलीय जीव जो आपकी उड़ नहीं सकता, यानी कि ऐसा पक्षी, या आप उसको जलीय जीव बोल सकते हैं जो उड़ नहीं सकता, ध्यान रखना, पेंगुइन। और ये आपके ज्यादातर जो अंटार्कटिका है वहां पर पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, सबसे छोटा जो पक्षी है, स्मॉलेस्ट जो आपका बर्ड है वो कौन सा है, ध्यान रखना, हमिंग बर्ड। और इससे हम गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। और ध्यान रखना ये आपके दोनों डायरेक्शन में, यानी कि जिस तरफ ये उड़ रहा है ना, उधर भी उड़ सकता है, और ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में उड़ सकता है। आपका जो हमिंग बर्ड है ना, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, और ये आपके दोनों डायरेक्शन में गाइस उड़ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है, उड़ने में असमर्थ पक्षी। यहां पर बात करते हैं कि
उड़ने में असमर्थ जलीय जीव, लेकिन यहाँ पर है उड़ने में असमर्थ पक्षी कौन कौन से हैं, ध्यान रखना सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग, उसके अलावा कीवी जो आपके अफ्रीका में होता है, पेंगुइन और आपके एमू, ये सारे सारे ऐसे जीव होते हैं जो गाइज आपके उड़ नहीं पाते हैं। सो गाइज ये था आपका पक्षी ग्रुप, इनके डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखिए ये आपके शुतुरमुर्ग है ना, ये आपके तोता है, ये आपके मोर है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं स्तनधारी यानी कि मैमल्स, और इसी ग्रुप के अंदर हम आते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए पहली बात करते हैं कि इस वर्ग के जंतु सभी वातावरण में पाए जाते हैं, मतलब सभी प्रकार के वातावरण आपके, जैसे बात करें सर्दी गर्मी वर्षा, जिस प्रकार के मौसम होते हैं ना सभी जगह आप पाए, मतलब जहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है उधर भी लोग रहते हैं, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है केरला साइड वहां भी लोग रहते हैं, सर्दी जम्मू कश्मीर साइड भी लोग रहते हैं, और जहां पर दोनों चीजें कॉमन होती हैं राजस्थान साइड वहां भी लोग रहते हैं, मतलब सब जगह रहते हैं ऐसे लोग, है ना। तो इस वर्ग के जो जंतु होते हैं सभी वातावरण में पाए जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें हम स्तनधारी यानी कि मैमल्स क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि इस वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें अपनी संतान के न्यूट्रिशन के लिए, अपने जो बेटे होते हैं, अपने जो पुत्र पुत्रियां होती हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, संतान को पोषण देने के लिए इनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि स्तन ग्रंथियां बोले या दुग्ध ग्रंथियां, जिससे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसलिए गाइस इनको हम रखते हैं किसके अंदर, इसलिए इसको हम रखते हैं आपके मैमल्स यानी कि स्तनधारी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी बात कि इनका जो हृदय होता है 4 चैम्बर का होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा स्तनधारियों का जो हृदय होता है कितने चैम्बर कितने कक्ष होता है, 4 चैम्बर होते हैं। ये आपके जीव होते हैं समतापी होते हैं, मतलब अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखेंगे, चाहे वो कहीं भी चल जाए, समुद्र के अंदर जाएंगे तब भी उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, गर्मी में रहेंगे तब भी मेंटेन करके रखते हैं, है ना। तो अपने शरीर का टेम्परेचर जो एवरेज यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं, हम समतापी जीव बोलते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां पर अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। अपवाद क्या है, देखिए इस वर्ग के जो जीव होते हैं ना वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब अंडे नहीं देते हैं, लेकिन यहां पर 2 जीव हैं, एक का नाम है एकिडना, एक का नाम है प्लेटिपस। ये गाइज स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, लेकिन फिर भी ये क्या देते हैं, अंडे यानी कि एग्स देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अपवाद है कि गाइज इसके जो आपके मैमल्स ग्रुप है, जो स्तनधारी जो ग्रुप है उसमें गाइज जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। लेकिन यहां पर 2 अपवाद है, एक है एकिडन और एकिडना और दूसरा है प्लेटिपस, ये आपके एग्स यानी कि अंडे को जन्म देते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कंगारू जो है, कंगारू के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गाइज, पूछा भी गया है। जो कंगारू है ना वो आपके अविकसित बच्चों को जन्म देता है, यानी कि इसके जो बच्चे होते हैं ना वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कंगारू के अंदर एक थैली पाई जाती है, उस थैली को हम बोलते हैं मार्सुपियम थैली। क्या बोलते हैं, मार्सुपियम थैली। उस थैली के अंदर इसका जो बच्चा होता है ना बड़ा होने तक इसी के अंदर आपके डेवलप करता रहता है। इसके अंदर जो आपका बच्चा होता है इसके अंदर लटका रहता है, इसके अंदर रहता है और वहीं अपनी सुरक्षा करता रहता है, इसकी जो माँ होती है उसकी सुरक्षा करती रहती है। तो कंगारू के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कंगारू अविकसित, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा जीव अविकसित यानी कि नॉन डेवलप्ड बच्चों को जन्म देता है, ध्यान रखना कंगारू। और कंगारू के शरीर में कौन सी थैली पाई जाती है, मार्सुपियम थैली। चलिए इससे एग्जांपल की बात करें तो देखिए हम ह्यूमन जो है, मानव है, वो आपके इसी के अंदर आते हैं, मतलब हम भी आपके जो मैमल्स हैं स्तनधारी उसके अंदर आते हैं। कंगारू है इसी ग्रुप का सदस्य, चमगादड़ जो होती हैं वो भी आपके इसी ग्रुप के अंदर आती हैं, डबकिल है आपका, प्लेटिपस है, चूहा है और बिल्ली है, वो गाइज इसी ग्रुप के अंदर आती है। तो ये आपको कुछ डायग्राम यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लेटिपस है, इस प्रकार से प्लेटिपस होता है। ये आपका कंगारू होता है, यहाँ पर इसका बच्चा भी आपको दिख रहा होगा, एक आपको देखिए बच्चा है, इसके अंदर जो थैली है उसके अंदर घुसा हुआ रहता है। चमगादड़ जो होता है आपको पता होगा अंधेरे में अपना शिकार कर सकती है। तो ये आपके सारे के सारे स्तनधारी ग्रुप के अंदर आते हैं। सो गाइज ये था आपका आर.एच. व्हिटेकर का जीव जंतु वर्गीकरण, यानी कि आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को कैसे कैसे क्लासिफाई किया था उसके बारे में। अब यहाँ पर पढ़ते हैं आवास के आधार पर जो जीव होते हैं वो कैसे कैसे आपके पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आवास के आधार पर जंतु व पादपों का अनुकूलन। मतलब अलग अलग आवास में आपको पता होगा सर्दी वाले क्षेत्र में अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर आपके जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, यानी कि आपके जीव जंतु हैं और पादप हैं, उनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहां से गाइस क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सा टॉपिक, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए
होता क्या है कि सामान्यतः वैसे तो पृथ्वी के सभी भागों में आपके पादप और जंतु पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है गाइस, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के पादप और जंतु विशेष क्रिया ही कर पाते हैं, है ना। जैसे कि अपने जीवित रहने के लिए और जन्म करने के योग्य होते हैं। इस स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, देखिए अब देखिए होता क्या है गाइस, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में जो भैंस रहती हैं उनके शरीर के ऊपर बाल रहते हैं। अगर मान लीजिए उस भैंस को हमने क्या कर दिया, राजस्थान में लिया है जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो उसका अनुकूलन नहीं हो पाएगा, है ना। तो होता क्या है कि कुछ जीव जो होते हैं जिस वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं, उस वातावरण के अनुकूल अपनी विशेष क्रिया कर पाते हैं। जैसे कि जीवित रहने के लिए भोजन बनाना, प्रजनन क्रिया, वो उसी वातावरण में कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज हम यहाँ राजस्थान में नहीं उगा सकते। भाई मान लीजिए आपके बादाम है, बादाम जो है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम राजस्थान में नहीं उगा सकते और कहीं नहीं उगा सकते। वो एक निश्चित जगह ही आपकी होती है, आपको पता होगा, है ना। तो ऐसा होता है। तो ऐसे जो आपके स्थिति होती है उसको हम अनुकूलन बोलते हैं। जैसे काजू वगैरह जो है, बादाम वगैरह जो जम्मू कश्मीर साइड ज्यादा होती है, तो हम यहाँ पर नहीं उगा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शिमला में आपको बताऊंगा, शिमला साइड आपके जो सेब होते हैं उनकी खेती ज्यादा होती है, हम यहाँ पर नहीं कर सकते। हर चीज के लिए क्या होता है गाइस, एक निश्चित अनुकूलन होता है, वहीं पर आपकी जो खेती है अच्छी तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर उन्हीं के आधार पर जीवों को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं पादपों के बारे में। तो पादपों गाइस यहाँ पर 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है। इनका नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े होंगे तो। देखिए पहले होते हैं जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइटा, दूसरे होते हैं मरुद्भिद, इनको मतलब जीरोफाइटा, तीसरे होते हैं समोद्भिद यानी कि मेसोफाइटा, चौथे होते हैं शीतोद्भिद यानी कि क्रायोफाइटा, और पांचवे होते हैं हेलोफाइट जिनको बोलते हैं लवणफिद। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं, छोटा छोटा सा गाइस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहले पढ़ते हैं जलोद्भिद। नाम से पता लग रहा है हाइड्रोफाइट्स यानी कि जो वाटर के अंदर, हाइड्रो यानी कि हाइड्रा यानी कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं, है ना। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपके जल बनता है, तो जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स यानी कि आपके जल के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान रखना गाइस, आपको इनको इंग्लिश में याद करने हैं। एग्जाम में इंग्लिश वाले आपको जो टर्म्स हैं वो ज्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम को करेक्ट करने में, है ना। तो देखिए बात करते हैं ऐसे पादप जो जल के अंदर या फिर अधिक जल वाली मृदा के अंदर पाए जाते हैं, या तो वाटर के अंदर पाए जाएंगे या फिर ऐसी मिट्टी के अंदर जिसके अंदर पानी की अधिकता है ना, उसके अंदर आपके पाए जाते हैं। जैसे सिंघड़ा आपने खाया होगा, कमल का फूल जो होता है, लोटस का, हाइड्रीजिला जो होता है, इसके अलावा वेलिस्नेरिया होता है, आइकोर्निया होता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, विशेषता देख लेते हैं कि भाई हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए पहली बात, इनमें जो जड़ होती है ना, इनमें जड़ होती है, उसका जो मेन वर्क होता है ना, वो होता है जल का अवशोषण करना, है ना। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको पता होगा भाई जो आपके पादप हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, अब सीधी सी बात है, पानी तो उनको प्योर मिल ही रहा है, मतलब पानी तो आसानी से मिल रहा है, तो सीधी सी बात है उनकी जो जड़ है, जड़ को बस ये ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता होती है कि भाई पानी के अंदर डाल रखा है उनको, तो उनकी जो जड़ होती है वो ज्यादा विकसित नहीं होंगी, ज्यादा लंबी नहीं होंगी। तो यहां पर क्या होती है, ये जो जीव होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनमें वाटर प्रचुरता में पाया जाता है, मतलब पानी अधिकता में पाया जाता है। इस वजह से इनकी जो जड़ होती है ना, अल्प विकसित होती है, मतलब ज्यादा डेवलप नहीं होती, छोटी छोटी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सिंघाड़ा जो होता है ना, ट्रेपा जो होता है सिंघाड़ा, उनमें क्या होता है गाइस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। इसके अलावा वहां पर हरे रंग की उनकी जो टहनियां होती हैं, जो पेड़ होता है वो आपके हरे रंग का होता है। तो इस जो प्रोसेस होती है ना, जो आपकी जड़ होती है, तो जड़ के माध्यम से आपके जो सिंघाड़ा होता है ना, अपनी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है। तो गाइस ऐसी जड़ होती है ना, उनको बोलते हैं स्वांगीकारी जड़। क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स। ध्यान रखना एग्जाम में आ जाएगा कि भाई सिंघाड़ा जो होती है, सिंघाड़ा की जड़ किस प्रकार की होती है, ध्यान रखना, ऐसी मिलिट्री रूट्स आप इनको कहते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जड़ होती हैं उनमें मूल नहीं पाया जाता। मूल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गाइस, अगर आपने कभी कोई पेड़ खोदा है, नीम का, बबूल का पेड़ अगर आपने खोदा है, तो एक मुख्य जड़ होती है बीच में, एक मेन रूट होता है बीच में, और उसके आसपास छोटी छोटी जड़ें होती है। तो जो मेन जड़ होती है ना, जो बड़ी सी बहुत लंबी निकलती है अंदर जाके, उसे हम बोलते हैं मूल जड़, है ना, इसकी मूल जड़ कहते हैं। तो गाइस इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर मूल जड़ नहीं पाई जाती है, जबकि इनके अलावा क्या पाई जाती है, कोटरिकाएं पाई जाती है, यानी कि रूट पैकेट्स पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं इनकी अगली जो प्रॉपर्टी उनको देखते हैं कि इनमें जो परागण होता है, पोलिनेशन होता है,
फल व बीजों का प्रकीर्णन जो होता है, सारी प्रोसेस आपके वाटर के माध्यम से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके कारण कि जो बीज जो होते हैं या फल जो होते हैं ना, वो आपके हल्के होते हैं। आपने देखा होगा, अगर सिंघाड़ा आपने खाया होगा तो वजन बहुत कम होता है ना, और अगर उसकी बजाय आप आम लेके आओगे बाजार से, तो आम बहुत कम आएंगे, है ना, आम केला बहुत कम आएंगे, जबकि सिंघाड़े बहुत सारे जाएंगे, क्योंकि सिंघाड़े के अंदर वाटर ही वाटर होता है, इसलिए वो क्या होता है, हल्का होता है ना, हल्का होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि जलीय पादप जो होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम यानी कि रूट और जड़ जो होती है, उनके अंदर गाइस आपके वायु प्रकोष्ठ यानी कि एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना के अंदर वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि हवा के चैम्बर्स पाए जाते हैं। एयर चैम्बर गाइस ध्यान रखना, ये आपका पेयर चैम्बर नहीं है। आगे बात करते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, वह आपके परासरण सांद्रता कम होती है, यानी कि लो ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर परासरण सांद्रता कम होती है ना, सो गाइज परासरण सांद्रता के बारे में आपको बताया था मैंने पहले भी, तो देखिए अगर परासरण सांद्रता कम होती है तो वाटर जो पानी होता है आसानी से इनके अंदर आ जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर परासरण सांद्रता ज्यादा होती है तो पानी इन पेड़ पौधों से बाहर निकलता है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना, किसी भी विलियन के अंदर जब किसी चीज को रखा जाता है तो डिपेंड करता है परासरण के ऊपर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे बात करते हैं कि जलीय जो पादप होते हैं, है ना, जो आपके जो वाटर के जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनमें यांत्रिक जो ऊतक होते हैं, मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, और संवहन जो ऊतक होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनकी कमी होती है। मतलब आप आसानी से इन पेड़ों को वाटर के अंदर से उखाड़ सकते हो, आसानी से उखाड़ सकते हो, इनके अंदर यांत्रिक ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मरुद क्या जीरोफाइट्स। अब देखिए, मरुस्थलीय पेड़ नाम से पता आप लगा लोगे, अगर हिंदी में याद करोगे तो मरुस्थलीय, और जीरो का मतलब, जीरोफाइट्स का मतलब क्या है कि पानी की कमी, यानी कि पानी बिल्कुल जीरो है, ऐसे याद कर सकते हो। तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसे जो पेड़ होते हैं वो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि इस वर्ग के जो पादप होते हैं वो आपके शुष्क आवास या जल के अभाव वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब डिजर्ट एरिया है जहां पर पानी की कमी है, तो ऐसे क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। जैसे नागफनी जो होती है वो, थोर जो होता है वो, कैक्टस जो होता है वो, ये आपके क्या होते हैं, जल के अभाव में पाए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए पहली जो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि ये आपके जल के अभाव में पाए जाते हैं, मतलब इनके वाटर क्या होता है गाइस, वाटर की कमी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इनकी जो जड़ होती है, भाई जड़ का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि आपकी जो पानी है, वाटर, उसकी सप्लाई करना, पानी को लेके आना। तो अगर जड़ जो है उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा लंबी हो जाती है, ज्यादा गहरी हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी जंगल में से कोई लकड़ी वाला पेड़ खोदते हो, है ना, तो उसकी जड़ बहुत लंबी होती है, और एक ऐसे क्षेत्र से खोदोगे जहां पर पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है तो उसकी जड़ें बहुत कमजोर होती हैं। तो आपको ध्यान रखना, जीरोफाइट जो ग्रुप होती है ना, इनकी जड़ बहुत ही विकसित होती है और बहुत ही लंबी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको वाटर चाहिए, और पानी ग्रहण करने के लिए जमीन के अंदर जाती रहती हैं ताकि इनको अधिक से अधिक पानी मिल सके। आगे बात करते हैं कि इनकी जड़ों में जल के अवशोषण के दौरान मूल जड़ की सुरक्षा के लिए मूल रूप पाया जाता है। गाइस ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए आपकी जो जड़ है वो आपके गहराई में जा रही है, तो यहां पर क्या होता है कि जो मूल जड़ है उसकी सुरक्षा होना जरूरी है। तो उसकी जो मूल सुरक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए यहां पर रूट कैप पाया जाता है एक प्रकार से, है ना, यानी कि आपका मूल कैप, है ना, जब टोपी पाई जाती है ना, वैसे इसकी संरचना पाई जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इनके जो जीव होते हैं उनमें गाइज आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होता है, यानी कि जो स्टेम होता है उसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, और इसके कारण आपके हरे भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा एलोवेरा, यानी कि ग्वार फाटा जो होता है ना, मैंने खूब देखा है, हमारे होता है ना, आसपास मिल जाता है आपको, स्पेशली आपके जो डोंगर या कहीं माउंटेन वगैरह होता है आसपास, तो वहां आपको इजिली आपके मिल जाता है ग्वार फाटा यानी एलोवेरा। तो आपने देखा होगा बिल्कुल हरा हरा होता है, और ऐसे जंगलों में पाया जहां पर पानी होता ही नहीं। आपने देखा होगा डूंगरों में टीले जो होते हैं ना गाइस, उनके अंदर पाया जाता है, जहां पर वाटर होता ही नहीं है उनके अंदर। आगे बात करते हैं कि इनके पादपों में जल की हानि को रोकने के लिए ग्रीष्म काल में पत्तियां झड़ जाती हैं। देखिए होता क्या, आपको पता होगा, वही जो पेड़ पौधे होते हैं
वो आपके पत्तियों के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो पानी जो है उसको उत्सर्जित करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके जीरोफाइटा के ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, पत्तियों को ही जड़ा देते हैं, जिससे आपके गर्मियों में कम से कम पानी क्या हो, आपका उत्सर्जित हो, है ना। जैसे आपके नागफनी जो है, और इसके अलावा आपके नागफनी जो होती है ओपुंटिया, ये क्या करते हैं, अपने शरीर में कांटे निकल आते हैं, अपनी जो स्किन होती है ना, जो पेड़ पौधे होते स्किन है वो उनमें कांटे निकल आते हैं। क्यों निकलते हैं कांटे, जो आपके वाष्प उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए। आगे बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। और मैंने आपको जब उत्तर वाला चैप्टर पढ़ाया तब भी आपको बताया था कि जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियों की सतह होती है उन पर एक मोम जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्यूटिन बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये गाइस आप क्या करती है, जो पानी जो है उसको बाहर जाने से रोकती है, जो आपके तना जो है, पत्तियां जो हैं उनसे पानी को बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि मरुस्थलीय पेड़ पौधों के पास पानी की तो पहली कमी होती है। अगली बात करते हैं, इन जो पादप होती हैं इनकी ओस्मोसिक जो कंसंट्रेशन है, मतलब परासरण सांद्रता होती है, बहुत ही अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अधिक का मतलब क्या है कि भाई पानी जो है इनके अंदर बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में आपके आता है, मतलब बाहर पानी जाना, एक प्रकार से आप बाहर पानी ये छोड़ दे नहीं, क्योंकि पानी की पहले ही कमी होती है। आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार के आपके जो पादप उनके बारे में, जिनका नाम है लवण मर्दोभिद, यानी कि हेलोफाइट, यानी कि लवण है जो साल्ट के अंदर पाए जाते हैं, लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए ये जो पादप होते हैं वो आपके लवण युक्त जो मिट्टी होती है, जिनके अंदर साल्ट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में, या फिर दलदल यानी कि मारसी क्षेत्र होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली क्या पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि जो लवणीय मिट्टी होती है ना, जो साल्ट वाली जो आपकी अर्थ होती है उसके अंदर क्या, किस चीज के आपके लवण पाए जाते हैं, ध्यान रखना। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के, साधारण नमक यही होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसके लवण आपके पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि इसी जो जीव होते हैं, इस प्रकार के जो पादप होते हैं जो आपके हेलोफाइट होते हैं, इनको गाइस मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं इनको, मैंग्रोव वनस्पति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव वनस्पति इनको बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोफोरा और सालसोला, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनकी अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, कि इनके जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके जो पौधे होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, देखिए इनकी जड़ होती है वो कम गहराई तक जाती है, जिससे क्या होता है, इनका जो स्तंभ जो मूल होता है वो आपके बढ़ जाता है, इनकी मोटा हो जाता है, और दलदल में प्रवेश कर लेता है ना, और प्रवेश करके अपने आप को स्थिरता प्रदान करता है। मतलब होता क्या है कि जो आपका मूल जो है वो क्या करता है गाइज, परिवर्तित होता है, मतलब फैल जाता है, मोटा हो जाता है। और आपको पता होगा जितना मोटा होगा वो दलदल में उतनी ही आसानी से क्या हो जाएगा, स्थापित हो पाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप मान लीजिए आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि एक आदमी दलदल जो होता है, मतलब रेत जो होती है, रेतीला क्षेत्र होता है, अगर उसमें खड़ा हुआ है, मान लीजिए ऐसा खड़ा हुआ है, और अगर वो उस रेत के अंदर डूब रहा है, तो बताइए उसे क्या करना पड़ेगा। एक आदमी है वो उस दलदल के अंदर, है ना, एक दलदल है उसके अंदर गाइस डूब रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, ध्यान रखना, उसे तुरंत आड़ा गिर जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो आड़ा गिर जाएगा तो उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और सतही क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वो गाइस आपके रेत के अंदर डूबेगा नहीं। ये आपको ध्यान रखना, अगर आप कभी घूमने जाओ तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं कि यहां पर देखिए, आगे बात करते हैं कि दलदली जो मिट्टी होती है उसमें गाइस आपके ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जमीन से ऊपर जड़ निकाल लेती हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्ती। देखिए गाइस होता क्या है, एक होती है धनात्मक गुरुत्व अनुवर्ती, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के दिशा में गति करना। जब आप किसी बीज को मिट्टी के अंदर डालते हो ना, तो वहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रकाश अनुवर्ती, मतलब प्रकाश की दिशा में बढ़ना, तो उसका जो तना होता है वो तो प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, और उसकी जड़ होती है वो आपके ग्रेविटी के अनुकूल बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं धनात्मक गुरुत्व अनुवर्ती। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर जड़ें जा रही हैं उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्ती, यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिक। तो ध्यान रखना, आपके जो
हेलोफाइट, आपके जो हेलोफाइट जो होते हैं उनके जो आपके जीव होते हैं, उनकी जड़ जो होती है ना, उनके पादप जो होते हैं, उनकी जड़ होती है, वो आपके जो ग्रेविटी है उसके विपरीत दिशा में जाते हैं, क्योंकि अंदर की ओर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऐसी जड़ों को श्वसन मूल भी कहते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी रूट या न्यू मेटाफोर, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू मेटाफोर भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो पादप होते हैं, है ना, इनके जो तने होते हैं, आपके स्टेम जो होते हैं, वो क्लोराइड आयन का संग्रहण करके गद्देदार बन जाते हैं। मतलब एक प्रकार से गद्दे नुमा संरचना बना लेते हैं आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, जो गद्दे टाइप के, मतलब एक प्रकार से जैसे उनके अंदर आपके गद्दा सा लग रहा हो वैसे, है ना। तो ध्यान रखना है कि वो किसकी वजह से, क्योंकि आपको पता होगा ये लवण के अंदर रहेंगे तो वहां से क्लोराइड जो आयन होते हैं उनका संग्रहण करके ऐसा हो जाता है। आगे बात करते हैं कि ये जो पादप होते हैं गाइस, उनका जो बीज का अंकुरण हो जाता है वो आपके फल के अंदर ही शुरू हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जो बीज जो है वो फल के अंदर ही उग जाता है। बताइए, उसका जो अंकुरण होता है वो आपके अंदर ही हो जाता है, और इस प्रकार के अंकुरण को क्या बोलते हैं गाइज, सजीव प्रवजक, या इसको बोलते हैं सजीव जरायुज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। वीवीपैरी क्या होते हैं, वीवीपैरी होते हैं जो आपके डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वीवीपैरी होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, उनको बोलते हैं जरायुज। तो ध्यान रखना, ऐसे पादप जिनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर ही उग जाते हैं, उनको बोलते हैं सजीव प्रवजक या जरायुज अंकुरण, इसको बोला जाता है। अगले प्रकार की बात करते हैं जिनको बोलते हैं क्रायोफाइट्स, यानी कि शीतोद्भिद। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है कि यह आपके शीत क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि बर्फीली भूमि, जहां पर आपके गाइस बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो वहां पर आपके पाए जाते हैं। एग्जांपल जैसे मॉस है, लाइकेन है, और आपका सालमोनोला है, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। विशेषताओं की बात करते हैं, वो कैसा पता लगेगा कि वहां के पौधों की विशेषता क्या है। तो देखिए, ये सामान्यतः शीत आवास में, यानी कि जो आपके ठंडे मौसम है ना, ठंडे आवास है, वहां पर पाए जाते हैं। और बर्फ जब पिघल जाती है तो बर्फ पिघलने से क्या बनता है, उनको वाटर मिल जाता है, और जिससे आपके उनके ऊपर उगने लग जाते हैं। ध्यान रखना है कि बहुत अल्प अवधि में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। मतलब होता क्या है कि इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही कम होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा। देखिए, एक पादप होता है, इसका नाम होता है सालमोनेला। क्या नाम है, सालमोनेला। ये एक ऐसा पादप होता है जो बर्फ के नीचे दबा रहता है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, पुष्पन के समय जब इसमें फूल आते हैं ना, तो यह बर्फ के पिघलने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, मतलब जो उसको लेटेंट हीट बोलते हैं ना, लेटेंट हीट, तो जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलने से ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको गाइस ग्रहण कर लेता है और पुष्प उसके अंदर उग जाते हैं। बताइए, है ना कमाल की बात। तो ध्यान रखना, सालमोनेला एक ऐसा पुष्प पौधा होता है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट में बात करें, इसको बोलते हैं मीजोफाइट, यानी कि समोद्भिद। तो देखिए, इस प्रकार के जो आपके जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो आपके जल, आर्द्रता व ताप समान आवास में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, सामान्य जल होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, आर्द्रता होती है उसके अंदर पाए जा सकते हैं, और ताप जब पान है उसमें भी आपके पाए जा सकते हैं। यानी कि ये आपके सभी प्रकार के मौसम में आपके पाए जा सकते हैं, और ये अपनी जो ग्रोथ है, वृद्धि जो है या प्रोडक्शन है, वो सभी परिस्थितियों में कर सकते हैं। मतलब सभी परिस्थितियां इनके लिए आदर्श होती हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो पादप होते हैं उनका जो मूल होता है, मतलब जड़ जो होती है, पूर्ण विकसित पाई जाती है, और इनकी जड़ होती है उसके मूल रोम और मूल गोप दोनों ही पाए जाते हैं। मूल गोप क्या होता है भाई, जो कैप होती है ना रूट के ऊपर, वो होती है। आगे बात करते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं आपकी चौड़ी चौड़ी पाई जाती हैं, और ये आपके रंध्र पाए जाते हैं, स्ट्रोमेटा भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे जो घरों में या उद्यानों में जो गाइस आपके जो पेड़ पौधे होते हैं इसी श्रेणी के आते हैं, यानी कि उद्यान के अंदर जो आपके पौधे लगे होते हैं वो, और जो आपकी फसल होती है वो गाइस इसी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं आपके जो जंतु है, जो आपके एनिमल है, उनको यहाँ पर कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है उनके स्थानों के आधार पर। तो 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जलचर, जो आपके जल के अंदर पाए जाते हैं, एक्वाटिक। दूसरे होते हैं स्थलचर, लैंडमार्क, और तीसरे होते हैं नभचर, जो आपके आकाश में उड़ते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं जलचर, यानी कि एक्वाटिक। तो ध्यान रखना, ऐसे जीव जो जल में ही पाए जाते हैं उनको हम जंतु जलचर कहते हैं, यानी कि जलचर एक्वाटिक कहते हैं। विशेषता क्या है, देखिए,
तो देखिए, ये आपके इनका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है, मतलब ये आपके आसानी से वाटर के अंदर तैर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं धारा रेखीय, यानी कि ये वाटर के अंदर आसानी से तैर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जो जंतु होते हैं ना, इनके ऊपर पंख या फिन पाए जाते हैं जो इन्हें तैरने में सहायता करते हैं, और इनका जो शारीरिक संतुलन है वो गाइस इसी की मदद से बनाते हैं। आगे बात करते हैं, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन जो होता है वो गलफड़े यानी कि गिल्स की मदद से होता है, और ये अपनी श्वसन क्रिया आपके जो घुलित ऑक्सीजन जो है यानी कि वाटर के अंदर सोल्यूबल जो ऑक्सीजन है उसकी मदद से करते हैं। आगे बात करते हैं, इनका जो शरीर जो होता है वो आपके अस्थियां जो होती हैं हल्की होती हैं, जो हड्डियां होती हैं बोन होती हैं हल्की होती हैं और स्पंजी टाइप की होती हैं। इनमें गर्दन या तो पाई नहीं जाती है या फिर गाइस बहुत कम विकसित होती है ना। तो ध्यान रखना ये अपने शरीर को किसी भी प्रकार से मोड़ सकते हैं। और आगे ध्यान रखना इनकी जो शरीर होता है उनके ऊपर सल्क यानी कि स्केल या और आपके श्लेष्मा ग्रंथियां दोनों ही पाई जाती हैं। तो जो मछली होती है, मेंढक जो होता है, समुद्री कछुआ होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्थलचर यानी कि लैंडमार्क, यानी कि जो आपके जमीन पर रहते हैं ना गाइस, उनको हम बोलते हैं स्थलचर। आगे बात करते हैं, देखिए तो देखिए जो आपके स्थल पर यानी कि जमीन पर पाए जाते हैं ऐसे जंतुओं को हम बोलते हैं स्थलचर। आगे देखिए, वातावरण में भिन्नता के कारण गाइस इनको कई भागों में कैटेगराइज किया गया है। दो तीन भाग हैं जिन्हें कैटेगराइज किया गया है। पहले, ऐसे जीव जो मरुस्थल में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं मरुस्थलीय जीव यानी कि डिजर्ट आपके एनिमल। तो देखिए पहली बात, ये आपके डिजर्ट यानी कि मरुस्थल में पाए जाएंगे, तो सीधी सी बात है भाई इनमें पानी की कमी होगी। देखिए बात करते हैं कि ये जो जंतु होते हैं इनके पैर मरुस्थल में चलने के लिए, दौड़ने के लिए, वह खोदने के लिए अनुकूल होता है। आपने देखा होगा कि भाई ऊंट जो होता है, कैमल होता है, उसे रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, है ना, आपको पता होना चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है, शिप ऑफ डिजर्ट, है ना, आपको ध्यान रखना है। कैमल को कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर जो होता है ना वो मरुस्थल में दौड़ने के लिए अनुकूल होता है। मतलब इनके जो पैर होते हैं इनको संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है कि इनमें दौड़ने के लिए, खोदने के लिए और चलने के लिए इनके जो पैर होते हैं उनमें गद्देदार संरचना पाई जाती है। आगे बात करते हैं, इस प्रकार के जीव होते हैं ना उनका सामान्य कलर मिट्टी जैसा होता है। जो मिट्टी होती है ना, अर्थ जो होती है, मिट्टी सोइल, उसके कलर का होता है। और ये मिट्टी का कलर क्यों होता है गाइस? क्योंकि जंगली जानवर जो होते हैं, है ना, उनसे ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आपको होता है मिट्टी के अंदर ये पड़े रहेंगे तो जंगली जीव इनको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए इनका सामान्य जो कलर होता है ना इनकी जो बॉडी का, वो आपका कैसा होता है, मिट्टी के समान। आगे बात करते हैं कि ये जो जीव होते हैं, आपको पता होगा डिजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, मरुस्थल के अंदर, तो पानी की कमी वैसे होती है। तो ध्यान रखना है कि ये अपने शरीर से जो वाटर जो होता है उसको संरक्षण करने के लिए इनके अंदर फ्राइनोसोमा सल्क पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइज कुछ जीव ऐसे होते हैं जो संग्राहक अंग होते हैं, इनके अंदर स्टोरेज अंग होता है। आपको पता होगा पानी जो आपका जो कैमल है, ऊंट है, वो कई सप्ताहों तक पानी पिए बिना जिंदा रह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंट जो होता है, ऊंट के अंदर की ओर एक संग्राहक अंग पाया जाता है जिसके अंदर वो वाटर को स्टोर कर सकता है। तो ध्यान रखना, आपके जो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं ज्यादातर जीव, उनके अंदर गाइस आपके जल को संरक्षित करने के अंग पाए जाते हैं। ऊंट है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ जीव जो होते हैं वो अपनी स्किन से गाइस आर्द्रता जो होती है ना, मान लीजिए ह्यूमिडिटी आ गई आपके वातावरण के अंदर, ह्यूमिडिटी आ गई आपके वर्षा के दिनों में या सर्दियों के दिनों में, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी त्वचा की स्किन की मदद से उस ह्यूमिडिटी को कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मोलाक जो है इसका एग्जाम्पल है। तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऊंट, जंगली चूहा, फ्राइनोसोमा और आपका मोलाक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो ग्रुप है जंतुओं का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पाए जाते हैं। यहाँ पर शीत आवासी जंतु हैं। देखिए तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर बात करते हैं शीत आवासी जंतुओं के बारे में, यानी कि विंटर हैबिटेट। तो नाम से पता लग रहा है जो आपके विंटर वाले क्षेत्र यानी कि जो आपके सर्दी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो कम तापमान वाले या बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं शीत आवासीय जंतु। तो ऐसे जीव होते हैं ना, इनमें क्या होता है गाइज, जो स्किन होती है, स्किन में आपको पता होगा भी, अगर ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर साइड रहेंगे तो शरीर पर क्या होगा, ठंड लगेगी। तो ठंड से बचाने के लिए इनका जो शरीर होता है ना, उन पर गाइज घने बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। और इन बालों की सहायता से जो सर्दी होती है उससे तो ये बचते ही बचते हैं। इसके अलावा शिकारी जो लोग होते हैं, शिकारी लोगों से भी गाइज ये आपके अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। और इनका जो कलर होता है वो आपका व्हाइट होता है, और व्हाइट कलर
कलर होने के कारण क्या होता है, देखो व्हाइट कलर क्या होता है, बर्फ होता है उसका व्हाइट कलर होता है, और ये जीव होता है इनका कलर भी व्हाइट होता है ज्यादातर का। तो होता क्या है कि इजीली जो शिकारी लोग आते हैं वो पहचान नहीं पाते। जैसे आपका ध्रुवीय खरगोश है, मस्क बैल है, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके शीत क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं नभचर यानी कि आपके जो आकाश में जो उड़ते हैं उनके बारे में। तो देखिए वायु में उड़ने वाले जंतु आपके नभचर या वायुवीय प्राणी कहलाते हैं। इनकी विशेषता निम्न होती है। तो ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से कौन सी विशेषता नभचर की नहीं है। नभचर जो चिड़िया होते हैं नॉर्मल इनको कहते हैं वैसे तो देखिए पहली बात, इनकी जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां जो होती है खोखली होती है, हल्की होती हैं। इनके जो आगे के पैर होते हैं वो आपके पंख यानी कि जो विंग्स होते हैं इनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे आपके उड़ पाते हैं। और ध्यान रखना, इनकी जो दृष्टि होती है, दृष्टि का मतलब देखने की क्षमता होती है ना, इनकी दृष्टि होती है वो जंतुओं की तुलना में बहुत ही ज्यादा होती है। आपने देखा होगा भाई, चील आपने गांव में जरूर नाम सुना होगा, चील जो होती है दूर से अपने शिकार को देख लेती है ऊपर से ही, तो उसकी दृष्टि होती है ना बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो ये जो नभचर के जीव होते हैं ना गाइस, ये इनकी जो दृष्टि होती है, आई साइट बहुत ही खतरनाक होती है। आगे बात करते हैं, इनका जो शरीर होता है ना, वो पैरों से ढका हुआ होता है और अपने शरीर का तापमान ये खुद ही कंट्रोल करते हैं। और ध्यान रखना, इनके शरीर में पूंछ पाई जाती है और इस पूंछ की सहायता से उड़ भी सकते हैं और अपने शरीर का जो संतुलन है वो भी यहाँ पर बनाए रखते हैं। आगे बात करते हैं, इनमें भोजन जो ग्रहण होता है, जो भोजन लेते हैं ये ध्यान रखना, इनके अंदर चोंच पाई जाती है। जो आपको पता होगा भाई, चोंच तो पाई जाती है जो पक्षी होते हैं उनके अंदर, तो चोंच के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनका जो शरीर होता है ज्यादातर बेलनाकार यानी कि सिलेंडर नुमा होता है, बेलनाकार लंबा सा, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल की बात करें तो चिड़िया जो है, बाज जो है ना, बाज, तोता, कौवा, मोर, ये सारे के सारे आपके नभचर के अंदर आते हैं। एग्जांपल चित्र आप देख सकते हैं। ओके गाइज, सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। गाइज बहुत मेहनत लगी, लिटरली बता रहा हूँ गाइज, इस पीडीएफ को रेडी करने में, फिर गाइज आपके जो कंटेंट है उसको शूट करने में। सो गाइज आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइज मैंने देखो आपको बताया था कि भाई बोर्ड पे अगर मैं पढ़ाता हूँ तो आपको पता होगा हर चीज को लिखने पड़ती है, और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में भी टाइम खराब होता है, वो मैं एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन गाइज डायग्राम अगर मैं बनाऊं, अगर मैं बोर्ड पर डायग्राम तो आप मानोगे 15 से 20 मिनट तो डायग्राम बनाने में खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा फिर उस डायग्राम को गाइज मान लीजिए मेरे को दूसरा कंटेंट लिखना है, फिर उसको मिटाना होता है, तो गाइज आपके डायग्राम बनाने में गाइज बहुत टाइम यहाँ पर बच जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगा इसकी, जो पूरी बायोलॉजी है, मैक्सिमम जो चैप्टर है जिनमें समझने की चीजें कम है, उनको गाइज मैं आपको पीडीएफ के रूप में ही आपको समझाऊंगा, और उस जो आपका जो भी मैं आपको लेक्चर डालूंगा उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप पूरे लेक्चर को देखने के बाद नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये मैं खुद दे दूंगा, इसको आप ऐसे कैसे कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए आप लेक्चर को देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5 गुना स्पीड में, 2 गुना स्पीड में, लेकिन आप पीडीएफ की मदद से नोट्स बना पाएंगे, ऐसा मेरी सोच है गाइज। बाकी आप मेरे को कमेंट करके सजेशन दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।